Good morning everyone. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. Today we start history of class 10th. We start today chapter number 3rd, the making of a global world. This is the first video of this chapter, first part of this chapter. Today we start with this first section of this chapter, the pre-modern world. When we talk about of globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर पिछले 50 सालों के अंदर हमें देखने को मिला है. But as you will see in this chapter, the making of the global world has a long history of trade, migration of people in search of work, the movement of capital and much else. लेकिन अगर हम इस चैप्टर के अंदर ग्लोबल वर्ल्ड को देखते हैं तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर किस तरीके से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ में ट्रेड करता है, कैसे लोग माइग्रेट होकर एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, काम ढूंढने के लिए. द मूवमेंट ऑफ कैपिटल, किस तरीके से मशीन्स का, कैपिटल का एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट होता है. As we think about the dramatic and visible sign of global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phrase through which this world in which we live has emerged. किस तरीके से हम आज जो इकोनॉमी के अंदर हम सर्वाइव कर रहे हैं, तो किस तरीके से कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव बिकम स्ट्रिक्टली मोर इंटेलेक्ट. हिस्ट्री के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से ह्यूमन सोसाइटीज़ जो हैं वो एक के साथ में दूसरी सोसाइटी कनेक्ट हुए हैं, किस तरीके से उनके बीच में इंटरकनेक्शंस बने हैं. फ्रॉम एंशियंट टाइम्स travelers, traders, priests and pilgrims traveled vast distance for knowledge, opportunity and spiritual fulfillment and to escape persecution. एंशियंट टाइम के अंदर जैसे हम देखते थे कि ट्रैवलर्स एक कंट्री से दूसरी जगह पर जाते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वो लोग ट्रैवल करते थे. ट्रेडर्स जो होते थे वो भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए. प्रीस्ट और पिलग्रिम्स, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जो पिलग्रिम सेंटर्स होते हैं, जो मंदिर मस्जिद वगैरह होते हैं, वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं. जैसे धर्म की जो उनको नॉलेज लेनी होती है, उस नॉलेज को लेने के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग ट्रैवल करते हैं. अपॉर्चुनिटी एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, ठीक है. अपॉर्चुनिटी का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोडक्ट सेल करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अपना ट्रेड को अच्छा एक्सटेंड करने के लिए. और कुछ लोग घूमने के लिए, जैसे कोई प्रॉब्लम्स उनके होते थे तो उन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे ताकि वो दूसरी जगह पर जा कर के खुश रह सकें. दे कैरिड गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज़, इन्वेंशंस एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस. अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल जब वो करते थे तो उनके साथ में सामान लेकर जाते थे, अपने जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो लेकर जाते थे. मनी, पैसे लेकर जाते थे. वैल्यूज़, उनके जो वैल्यूज़, एटिकेट्स, स्किल, आइडियाज़, इन्वेंशन, जो भी चीज़ें उनको आती थी वो सारी चीज़ें वो साथ में लेकर जाते थे. और उसके साथ में वो क्या ले जाते थे, जर्म्स एंड डिजीजेस. जैसे आज हमारे इंडिया के अंदर जो कोरोना फैल रहा है वो कहाँ से आया है, फॉरेन कंट्री चाइना से आया है. क्यों आया, कैसे आया, ट्रैवलर्स जो वहाँ से यहाँ पर आए, जो ट्रेडर्स वहाँ से यहाँ पर आए, वो लोग अपने साथ में इस डिज़ीज़ को लेकर आए और उसके बाद में ये डिज़ीज़ इंडिया के अंदर स्प्रेड हो गया. तो उसी तरीके से जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अपने साथ में जर्म्स और डिजीजेस भी लेकर जाते थे. एज अर्ली एज 3000 BC एंड एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया. 3000 BC की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, आज का जो वेस्ट एशिया है वो क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन था. आप लोगों ने नाम सुना है इंडस वैली सिविलाइजेशन का. सिविलाइजेशन क्या होती है, जो पहले ह्यूमन बींग्स ने रहना यहाँ पर शुरू किया था, तो जो उन्होंने अपनी जो लिविंग उन्होंने जो स्टार्ट की थी उस लिविंग को हम क्या बोलेंगे, सिविलाइजेशन. फॉर मोर देन ए मिलेनिया काउरीज, द हिंदू काउडी और सी शेल यूज्ड अ फॉर्म ऑफ करेंसी. पहले के टाइम में जो हिंदी काउडी जो होती थी वो क्या कहलाती थी, करेंसी कहलाती थी. जो भी उनके चीज़ें होती थी, ठीक है, जिसको वो मोहरे बनाते थे, मोहरों के नाम टर्म में वो करेंसी को यूज़ करते थे. जो मोहरे वो बनाई जाती थी सी शेल की. सी शेल समझते हैं आप लोग, जो नदियों के अंदर जो हमें सी के अंदर जो हमें मिलते हैं, शेल्स जो मिलते हैं, जो शंख टाइप जो होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो एज अ करेंसी पहले काम में लिए जाते थे. फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका. मालदीव से वो जो सी शेल होते थे वो कहाँ सेंड किए जाते थे, चाइना और ईस्ट अफ्रीका के अंदर.
The long distance spread of disease carrying germs may be traced as far back as the 7th century. अब इस तरीके से जब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होने लगे तो उनके साथ में जर्म्स भी 7th सेंचुरी से ही एक जगह से दूसरी जगह पे फैलने लगे. बाय द 13th सेंचुरी इट हैड बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक. और 13th सेंचुरी तक जाते जाते ये एक क्या हो गई, एक बहुत ही मिस्टेक होने लगी लोगों के साथ में. एक जगह से दूसरी, मतलब एक कंट्री डिस्ट्रॉय होता तो उसके साथ में दूसरा कंट्री भी डिस्ट्रॉय हो जाता था. सिल्क रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 10th क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्क रूट. एक क्वेश्चन तो इसमें से आता ही आता है, तो सिल्क रूट आपको बहुत अच्छे से करना है. क्या था सिल्क रूट? द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक रूट बनाया गया था, एक रास्ता बनाया गया था जहाँ से सिल्क को भेजा जाता था, उस रास्ते से एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर, और उस रूट को, उस रास्ते को क्या कहा गया? सिल्क रूट कहा गया. The name Silk Route points to the importance of west-bound Chinese silk cargoes along this route. west-bound जो था, वहाँ के जो चाइनीज सिल्क था, सिल्क के जो कार्गोज थे वो यहाँ से बेचे जाते थे इस रूट से. Historians have identified several silk route. हिस्टोरियंस ने बहुत सारे सिल्क रूट निकाले हैं जिनसे सिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता था चाइना से. ओवर लैंड एंड बाय सी, लैंड के रास्ते से और सी के रास्ते से भी भेजा जाता था. नीटिंग टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया विथ यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका. ठीक है, इस तरीके से एक कंट्री दूसरे के साथ में मिलने लगे, मिक्सअप होने लगे. जैसे एशिया लिंक होने लगा यूरोप के साथ में, नॉर्थ अफ्रीका के साथ में. दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा. क्रिश्चियन एरा से पहले ही कनेक्शंस बनने लगे थे कंट्रीज़ के बीच में. एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी. और 15th सेंचुरी आते आते बहुत अच्छे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो चुके थे. बट चाइनीज़ पॉटरी ऑल्सो ट्रैवल द सेम रूट. चाइनीज़ पॉटरी भी वहाँ उसी रूट से पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रेड करती थी, पूरे वर्ल्ड के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाती थी. एंड डिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. टेक्सटाइल और जो स्पाइसेस थे वो इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर उसी रूट से भेजे जाते थे. इन रिटर्न प्रीशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया. अब एशिया अगर सिल्क भेजता था तो एशिया के पास क्या भेजा जाता था? यूरोप की तरफ से गोल्ड और सिल्वर. ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड. ट्रेड और जो कल्चर थे वो एक दूसरे के साथ में हमेशा मिक्सअप होते थे. एक हाथ लो और एक हाथ दो, ये वाला ट्रेड और कल्चर के साथ में ये वाला फॉर्मूला चलता था. अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज ऑलमोस्ट सर्टेनली ट्रैवल्ड दिस रूट टू एशिया एज डिड अर्ली मुस्लिम प्रीचर्स अ फ्यू सेंचुरीज लेटर. और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो भी ट्रेवल करते थे इसी रूट से एशिया में, और मुस्लिम प्रीचर्स भी वहाँ पर पहुँचे. मच बिफोर ऑल दिस बुद्धिस्ट इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया एंड स्प्रेड सेवरल डायरेक्शन थ्रू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑन द सिल्क रूट. उसी तरीके से जो बुद्धिज्म था वो भी पूरे इंडिया से पूरे वर्ल्ड के अंदर इसी सिल्क रूट के थ्रू पूरे वर्ल्ड के अंदर स्प्रेड हुआ था. नाउ 1.2 फूड ट्रैवलर्स स्पैगेटी एंड पोटैटो. फूड ऑफर मैनी एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज. फूड ऑफर करता था, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके एक कंट्री का फूड दूसरे कंट्री के अंदर पहुंचाया जाता था. ट्रेडर्स ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड्स दे ट्रैवल. अब जो ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स जो थे उनके पास अच्छा नॉलेज होता था क्रॉप्स को लेकर के, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर वो अपना क्रॉप का नॉलेज वहाँ पर लोगों को बताते थे, और लोग नई नई क्रॉप उगाना, नई नई क्रॉप का प्रोड्यूस करना वो लोग सीख गए थे. इवन रेडी फूड स्टफ इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन. और फूड स्टफ जो था वो एक जगह से दूसरी जगह पे स्टार्ट होना शुरू हो गया, उसका ओरिजिन हो गया दूसरी दूर दूर की प्लेसेस के ऊपर. जैसे एक कंट्री के अंदर कोई फूड प्रोडक्शन होता था तो दूसरी कंट्री भी उसका प्रोडक्शन करना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता चला कि ये भी प्रोडक्शन किया जाता है, इस फूड का भी प्रोडक्शन किया जाता है. टेक स्पैगेटी एंड नूडल्स. इट इज़ बिलीव दैट नूडल्स ट्रैवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकेम स्पैगेटी. ठीक है, अब ये भी बिलीव किया गया कि जो नूडल्स जो थे वो चाइना से ही ट्रैवल हुए थे और स्पैगेटी तक पहुँचे थे. और परहैप्स अरब ट्रेडर्स टुक पास्ता टू 5th सेंचुरी सिसिली एंड आइलैंड नाउ इन इटली. अब अरब ट्रेडर्स जो थे वो अपने साथ में पास्ता लेकर आए थे और 5th सेंचुरी तक वो कहाँ पहुँच चुका था? इटली के अंदर. सिमिलर फूड्स वर ऑल्सो नोन इन इंडिया. और उसी तरीके फूड इंडिया और जापान के अंदर भी जानने लग गए हम लोग. सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन मे नेवर बी नोन. तो लेकिन उसका जो ओरिजिन है वो कभी भी भूला नहीं जा सकता. ओरिजिन तो हमेशा, जैसे चाइना को नूडल्स की अगर हम बात करते हैं
तो नूडल्स का ओरिजिन कहाँ माना जाता है? चाइना। चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा नूडल्स खाए जाते हैं। तो ओरिजिन जो था, ओरिजिन कभी भी नहीं भूला जाता था। चीज़ एक जगह से दूसरे जगह पे स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन उसका ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट हुआ उसी को माना जाता था। Yet such guesswork suggests the possibility of long distance cultural contact even in the pre-modern world. Pre-modern world तक, पूरे प्री मॉडर्न वर्ल्ड जो था वहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस तक कल्चरल जो था एक कंट्री का दूसरे कंट्री के अंदर फैलाया जाता था। वहाँ पर एक कंट्री का कल्चर दूसरी कंट्री के अंदर भी जाना जाने लगा। वहाँ पर लोग उसको मानने लगे, एडमिट करने लगे। मैनी ऑफ आर कॉमन फूड सच एज पोटैटोज, सोया, ग्राउंडनट, मेज, टोमेटोज, चिलीज, स्वीट पोटैटोज एंड सो ऑन वर नॉट नोन टू आवर एंसेस्टर्स अंटिल अबाउट 5 सेंचुरी अगो। 5 सेंचुरी तक तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ के लोग जानते ही नहीं थे। दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस, ये सारे जो फूड्स थे वो सिर्फ कहाँ जाने जाते थे? यूरोप के अंदर और एशिया के अंदर। आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड लेटर बिकम नोन एज द अमेरिकाज। ठीक है, उसके बाद जब क्रिस्टोफर ने अमेरिका की खोज की, जब उन्होंने अमेरिकाज को ढूंढा, उनके लोग, वहाँ के लोगों को ढूंढा, तब जाके इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को पता चला। Here we'll use America to describe North America and South America and the Caribbean. अमेरिका यहाँ पर नॉर्थ साउथ दोनों हैं और कैरेबियन। इनफैक्ट मैनी ऑफ आर कॉमन फूड केम फ्रॉम, बहुत सारे हमारे जो कॉमन फूड है वो अमेरिका से आते हैं। द अमेरिकन इंडियंस, उन्हें क्या कहा जाता है? अमेरिकन इंडियंस। ओरिजिनल इनहेबिटेंट, ठीक है, जो अमेरिकन इंडियंस जो हैं वो कौन कहलाते हैं? जिनका ओरिजिन कहाँ पर है? अमेरिका में, लेकिन है कौन वो? इंडियंस। ठीक है, इस तरीके के फूड क्या कहलाएंगे? अमेरिकन इंडियन फूड। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अब नए क्रॉप्स उगाए जाने लगे, कुछ उगाए जाने लगे, कुछ खत्म हो गए, कुछ बंद कर दिए गए जिनका प्रोडक्शन। यूरोप्स पुअर बिगैन टू ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द हम्बल पोटैटो। अब जो यूरोप के जो पुअर लोग थे, जो गरीब थे, वो सिर्फ किसके ऊपर सर्वाइव करते थे? पोटैटो के ऊपर करते थे। आयरलैंड्स पुअर एज पीजेंट्स बिकेम सो डिपेंडेंट ऑन पोटैटो दैट व्हेन डिजीज डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप इन द मिड 1840s, 100 of thousands died of starvation। अब इसी तरीके से आयरलैंड में भी बहुत सारे लोग पोटैटो के ऊपर सर्वाइव करते थे। तो जब पोटैटो की क्रॉप ख़राब हो गई थी 1840 के अंदर, जब वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो बहुत सारे हज़ारों लोग स्टार्वेशन यानी भुखमरी की वजह से क्या हो गए? मर गए, क्योंकि क्रॉप ख़राब हो गई तो उनको कुछ खाने को ही नहीं मिला। और टोटली वो किसके ऊपर डिपेंड थे? पोटैटो के ऊपर, क्योंकि वो बहुत सस्ता था। 1.3 कॉन्कर्स डिजीज़ एंड ट्रेड। अब डिजीज़ और ट्रेड की हम बात करते हैं। The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia. यूरोपियन सेलर्स ने क्या किया? सी रूट ढूंढा एशिया तक पहुंचने का। और 16th सेंचुरी के बाद में लोगों ने उस कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ में ट्रेड करना शुरू किया जब उनको रूट पता चल गया। एंड ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशियन टू अमेरिका। और वेस्टर्न ओशियन को क्रॉस करके कहाँ पहुँचे वो लोग? अमेरिका। फॉर सेंचुरी बिफोर द इंडियन ओशियन हैड नोन एज अ बर्स्टलिंग ट्रेड। जो इंडियन ओशियन जो था वो एक क्या बन चुका था? ट्रेड का हब बन चुका था, विद गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करती थी, एक्सेट्रा, क्रिस क्रॉसिंग इट्स वाटर को क्रॉस करके। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज, अ क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क। द एंट्री ऑफ द यूरोपियन हेल्प एक्सपेंड और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लोज टुवर्ड यूरोप। अब इसी तरीके के जब यूरोपियंस ने एंट्री शुरू की तो इस तरीके से यूरोप का जो ट्रेड था वो धीरे धीरे एक्सपेंड होता गया और फ्लो होने लगा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, कंट्रीज़ का रास्ता नहीं मिला था, तब तक मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कोई भी कॉन्टैक्ट कंट्रीज़ के साथ में नहीं था, एक कंट्री का किसी दूसरे कंट्री से नहीं था। बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी, लेकिन 16th सेंचुरी से इट्स वास्ट लैंड एंड अबंडेंट क्रॉप्स एंड मिनरल्स बिगैन टू ट्रांसफर ट्रेड एंड लाइव्स एवरीवेयर। अमेरिका की जो अबंडेंट क्रॉप थी, जो क्रॉप बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पर अवेलेबल थी, जो मिनरल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल थे, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री यानी कि अमेरिका से दूसरी कंट्री के अंदर वो ट्रांसफॉर्म होने लगे। प्रीशियस मैटर पर्टिकुलरली सिल्वर फ्रॉम माइंस लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पेरू एंड मैक्सिको। अब जो प्रीशियस मेटल था जो कहाँ मिलता है? पेरू और मैक्सिको में। वो इन्हांस यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस इज ट्रेड विद एशिया। और जो यूरोप की वेल्थ बनाते थे ये मेटल्स, वो कहाँ भेजे जाने लगे? एशिया में, क्योंकि एशिया से बहुत सारी चीज़ें वहाँ से, बहुत सारे गुड्स वहाँ से मंगाए जाने लगे।
Legends spread in 17th century Europe about South America's fable wealth. बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं 17th सेंचुरी के यूरोप से लेकर के कि किस तरीके से वहाँ का जो वेल्थ था वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में स्प्रेड हुआ. Many expeditions set off in search of El Dorado, the fabled city of gold. बहुत सारा खर्चा किया गया इस कंट्री को सर्च करने में. कौन सा कंट्री? एल डोरेडो, जो क्या था? गोल्ड का, पूरे गोल्ड की एक सिटी थी एल डोरेडो. आप लोग लर्न कर लेना इसको, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन के आ सकता है. विच इज़ द फेबल सिटी ऑफ गोल्ड, तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे? एल डोरेडो. द पोर्चुगीज एंड स्पेनिश कॉन्कर्स एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ अमेरिका एंड डिसिसिवली अंडर वे by the mid 17th century. European conquest was not just a result of superior fire power. अब जो पोर्चुगीज़ और स्पेनिश की हम बात करते हैं तो उन्होंने कॉलोनाइजेशन कॉलोनीज़ अपनी बना ली थी. कहाँ पर? अमेरिका के अंदर. कब? मिड 16th सेंचुरी के अंदर. उसके बाद में उनके बीच में कॉन्क्वेस्ट शुरू हो गए थे. सुपीरियर फायर पावर, अपने सब कंट्री क्या चाहते थे? अपने को खुद को पावरफुल बनाना चाहते थे. तो उस वजह से वहाँ पर कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्शन शुरू हो गए. इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर वॉज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल. जो स्पेनिश कॉन्करर्स जो थे, जो लड़ाई लड़ने वाले थे स्पेनिश, उनके लिए मिलिट्री का बहुत बड़ा वेपन था उनके पास में. इट वॉज द जम्स सच एज दोज ऑफ स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन. उन्होंने क्या किया? जम्स स्प्रेड किए अपने लोगों के अंदर और उन लोगों को दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भेज दिया ताकि वो जम्स, वो बैक्टीरिया उन कंट्री के अंदर भी फैल सके. बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन, अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीज दैट केम फ्रॉम यूरोप. और अमेरिका के लोगों के अंदर उनकी इनहेबिटेशन ऐसा था कि उनके पर इतनी इम्यूनिटी उन लोगों के अंदर नहीं थी कि वो यूरोप से आए हुए जर्म्स को, डिजीज़ को वो एडमिट कर सके, उससे लड़ सके. स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर. और जो स्मॉल पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स आप जानते हो जैसे चिकन पॉक्स होता है उसी तरीके से, तो स्मॉल पॉक्स जो था वो उसकी वजह से लोग मरने लगे अमेरिका के अंदर. वंस इंट्रोड्यूस स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट अहेड इवन ऑफ एनी यूरोपियन रीचिंग देयर. धीरे धीरे ये पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर इस डिजीज़ स्प्रेड होने लगा. वहाँ पर यूरोपियंस आते थे तो उनकी वजह से ये डिजीज़ जो था पूरे अमेरिका के अंदर, पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर स्प्रेड होने लगा. इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज़ पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट. और जो भी उनके रास्ते में आता, उनके ट्रेड के रास्ते में आता, तो वो उस कम्युनिटी को, उस कंट्री को वो लोग मारना उन्होंने शुरू कर दिया. यानी मिलिट्री को यूज़ ना करके उन्होंने इस तरीके के डिजीज़ को यूज़ किया ताकि वो दूसरी कंट्री को हरा सके और ख़ुद सुपीरियर बन सके उनके सामने. ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है. इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट के अंदर कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ.